नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के वर्तमान बजट सत्र की विशेष कार्यवाही गुरुवार से 3 दिवसीय सत्र के लिए सभी दलों की तैयारी। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सांसदों को उपस्थित रहने के दिए निर्देश। संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तावित। परिसीमन पर इंडी गठबंधन में टकराव की स्थिति, डीएमके और कांग्रेस ने जताई चिंता तो महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सभी दल सरकार के साथ। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा के लिए प्रचार अभियान चरम पर। तमिलनाडु के नागरकोविल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी भीड़। पीएम की रैली में एआईएडीएम के महासचिव के पलानीस्वामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस टीएमसी कम्युनिस्ट हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दल। ममता ने भी भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। भारत में नहीं है अब कोई नक्सल प्रभावित जिला, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को दी जानकारी। सरकार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों की निरंतर और समन्वित प्रयासों से हासिल हुई ऐतिहासिक उपलब्धि। पश्चिम एशिया की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एमएसएमई के पक्ष में लिए कई फैसले। आरबीआई ने ऋण मुक्त ब्याज की सीमा बढ़ाई। वहीं एलपीजी की 100% सप्लाई सुनिश्चित। खाड़ी में सभी भारतीय समुद्री कर्मी सुरक्षित। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के वर्तमान बजट सत्र की विशेष कार्यवाही गुरुवार से शुरू हो रही है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश होने हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संसद के वर्तमान बजट सत्र के तहत 16 से 18 अप्रैल तक 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसके दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। संसद के इस सत्र में जो विधेयक पेश होने हैं, उनमें संविधान विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 शामिल है। संविधान संशोधन बिल के जरिए देश की लोकसभा और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। बिल के मसौदे के मुताबिक लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। 815 सीट राज्य में और 35 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की शामिल होंगी। प्रस्तावित बिल में परिसीमन के जरिए राज्यवार लोकसभा सीटें बढ़ाने का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीट संख्या में परिसीमन के बाद बढ़ोतरी की जानी है। सीटों की संख्या में बढ़त वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होनी है। पीएम मोदी ने देश की नारी शक्ति को पत्र भी लिखा है। सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जल्द से जल्द महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित हो सके। इसके मद्देनजर ये संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिससे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में और समाज के हर वर्ग में उत्साह का माहौल है। लगभग सभी दलों ने इसके समर्थन की बात कही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम विधायी निकायों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा। नई दिल्ली में इंडी ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सब महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन जिस तरीके से इसे लाया गया है उस पर हमें आपत्ति है और ये राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है। मैं जानती हूं कि इस देश की एक एक मात्र शक्ति की आवाज कल संसद में
आगाज बनकर उद्घोषित रूप में देखी जाएगी। और आप सबके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन करती हूँ, करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप सब राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर, दल और विचारधारा की भिन्नता छोड़कर सर्वसम्मति से इस संशोधन को पारित करिए। वहीं परिसीमन विधेयक को लेकर इंडी गठबंधन में बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां डीएमके और कांग्रेस इसका विरोध करती दिख रही हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी इसके समर्थन में आगे आई है। जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा 50% ज्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में, वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। There is no clarity, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि परिसीमन कैसे होगा और जिन राज्यों में जनसंख्या कम है वो इससे परेशान हैं। केंद्र सरकार कहती है कि वो इसका ध्यान रखेगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान हमें इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम चिंतित हैं। परिसीमन के बारे में हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री को भी राज्यों की चिंता है, लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन इस तरह का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि उन्हें ही सारी चिंता है। मुख्यमंत्री अपना कुशासन, अपनी विफलता को छिपाने के लिए एक झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ रहे हैं। डिलिमिटेशन तो होना है, मेरे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जो उनको करना होगा वो करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 के तहत दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में कानूनों को संशोधित करना है। इस प्रकार से देखा जाए तो संसद का ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने तमाम सांसदों को संसद की कार्यवाही में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, वहीं दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। एमके स्टालिन ने भी डीएमके सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग की। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में बुधवार को नारी शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत वाराणसी में पद यात्राओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में ऐतिहासिक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में छात्राओं और शिक्षकों ने एक विशाल पद यात्रा निकाली। इस पदयात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने किया। उन्होंने तिरंगे और बैनर के साथ छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के तहत जो 33% का आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के द्वारा महिलाओं को दिया जा रहा है, उसकी वजह से आज पूरे देश की नारी शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक आभार और धन्यवाद दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकास के 9 क्षेत्रों में पूरी निष्ठा से योगदान देने का आग्रह किया है। बुधवार को कर्नाटक के मांड्या के पास आदि चुंचनगिरी मठ में गुरु भैरवैक्य मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले संतों और धर्म गुरुओं की ये दृष्टि थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, वेरी हैप्पी वेलकम टू यू सर। आपको बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विकसित कर्नाटक और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, फिटनेस और सेवा समेत 9 सामूहिक संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कर्नाटक के मांड्या स्थित आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया और कहा कि यदि 9 संकल्पों पर ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो तेजी से विकसित कर्नाटक और विकसित भारत की दिशा में प्रगति की जा सकती है। मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंधन का संकल्प लें। मेरा दूसरा आग्रह पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है। हम भी अपनी मां के सम्मान में पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें। मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है। हर जगह
स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें। मेरा छठा आग्रह किसानों से है कि वे केमिकल मुक्त, केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। मेरा सातवां आग्रह स्वस्थ खानपान से जुड़ा है। मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। मेरा आठवां आग्रह योग, खेल और फिटनेस से जुड़ा है। मेरा नौवां आग्रह सेवा भावना से जुड़ा है। जरूरतमंद की सेवा समाज को मजबूत बनाती है। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर पूज्य संत श्री बाल गंगाधर नाथ महास्वामी की स्मृति में समर्पित एक स्मारक है जो मठ के 71वें पीठाधीश्वर थे। श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी समाज सेवा के प्रति अपने आजीवन समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की। जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया वो इसका उदाहरण है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के साथ मिलकर सौंदर्य लहरी और शिव महिम स्त्रोतम नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इससे पहले उन्होंने ज्वाला पीठ का दौरा किया, जहां मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तपस्या की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काल भैरेश्वर स्वामी मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर कर्नाटक में नाथ परंपरा के महान संत डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी को दी गई कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। उनका प्रेरक व्यक्तित्व लोगों को आध्यात्मिक और शैक्षिक उन्नति के लिए पीढ़ियों तक प्रेरित करता रहेगा। इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनमानस से 9 आग्रह किए और जिनकी प्रतिपूर्ति से विकसित भारत के संकल्प को और गति दी जा सकेगी। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, आदि चुनचुनगिरी मठ, मांड्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नागरकोइल में शानदार रोड शो किया। लोगों ने प्रधानमंत्री का उत्साह, उमंग और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत अभिनंदन किया। पीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर पीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसे लेकर राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर हैं। यहां 23 अप्रैल को सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ भाजपा के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भी परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की कवायद शुरू कर दी है।
पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए सियासी दंगल में पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का है। टीएमसी फिर से सत्ता पर दावा कर रही है तो बीजेपी ने बदलाव का बिगुल बजा दिया है। पश्चिम बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। दार्जिलिंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही गोरखाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और गोरखाओं पर लगे झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। अमित शाह ने राजगंज और जलपाईगुड़ी में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने टीएमसी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि गरीबों की हकमारी करने वाले टीएमसी सिंडिकेट का नामो निशान मिटने वाला है। जलपाईगुड़ी टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। ममता दीदी ने इसके अंदर चौथा टी जोड़ा, टीयर्स का टी, आंसुओं का टी। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे, हम बरोबर कर देंगे। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा इस बार बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। दूसरी ओर टीएमसी और ममता बनर्जी ने भी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर भी सवाल उठाए हैं। वुमेन बिल तो पहले ही पास कर दिया गया है, 2023 में सर्वसम्मति से किया गया है। और इस समय जब चुनाव चल रहे हैं, 40 तमिलनाडु के और 42 बंगाल के एमपी इलेक्शन में हैं, यानी कि आप ये समझें कि 82 एमपीज आउट ऑफ 543 एमपीज बिजी हैं। तो क्या ऐसी जल्दी थी? सिर्फ ये है राजनीति का खेल खेल रहे हैं। वैसे तो देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां पश्चिम बंगाल चुनाव ही बटोर रहा है। भाजपा ने इसे सिंडिकेट बनाम विकास की लड़ाई बताया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी ताकत से भाजपा को चुनौती दे रही हैं। अब जनता तय करेगी कि बंगाल में परिवर्तन होगा या टीएमसी की सत्ता बरकरार रहेगी। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात तमिलनाडु की, जहां विधानसभा चुनावों में इस बार दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीएमके जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। देखना यह है कि क्या इस बार चुनावों में जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव राज्य के इतिहास के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक बन चुके हैं। एक तरफ पारंपरिक द्रविड़ राजनीति तो दूसरी तरफ इस बार नए खिलाड़ियों और बदलते समीकरणों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इतना तो तय है कि चुनाव में इस बार कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में नागरकोविल में रोड शो किया। इस रोड शो में उमड़ा जनसैलाब और कार्यकर्ताओं का उत्साह विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। इस रोड शो की सबसे बड़ी बात रही, इसमें एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ शामिल हैं। इस रोड शो से भाजपा ने एनडीए गठबंधन की ताकत और तालमेल दिखाने की कोशिश की। नागरकोविल में पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस बार डीएमके के लिए राह आसान नहीं होने वाली। दूसरी तरफ डीएमके भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सत्तारूढ़ डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान स्टालिन ने केंद्र सरकार पर परिसीमन के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे तमिलनाडु के अधिकारियों पर हमला बताते हुए जनता से जिताने की अपील की। தமிழ்நாட்டின் வாசல் வர வந்துட்ட
मैंने कल अपने वीडियो में तमिलनाडु की राज्यसभा से जुड़े मुद्दे के बारे में बात की थी। डीलिमिटेशन के नाम पर अपनी सीमाओं को पार करते हुए भाजपा सरकार तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय कर रही है। अगर ऐसा होता है कि उत्तरी राज्यों को और अधिक राजनीतिक शक्ति दी जाती है और दक्षिणी राज्य अपनी राजनीतिक ताकत खोते हैं तो तमिलनाडु चुप नहीं बैठेगा। मैंने कहा था कि हर एक परिवार सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने इशारों में अभिनेता विजय पर निशाना साधा और कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का नया अभिनेता खुद की तुलना एमजीआर से कर रहा है। क्या ये संभव है? एक राजनीतिक पार्टी का नया अभिनेता है, वह अपनी तुलना एमजीआर से कर रहा है। क्या यह संभव है? क्या एमजीआर की बराबरी कर सकते हैं? सिर्फ एक एमजीआर ही है। अब यहाँ हीरो डीएमके और कांग्रेस है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने बहुत मजबूत नींव रखी है। देखिए, अगर आप जड़ भूल जाएंगे तो आपको जड़ नहीं मिलेगी। 2026 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या तमिलनाडु अपनी पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति पर कायम रहता है या फिर अभिनेता विजय के रूप में एक नया तीसरा ध्रुव उभरता है। फिलहाल डीएमके गठबंधन जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन की एकजुटता ने मुकाबले को बेहद कड़ा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार की राजनीति में बुधवार को एक नया चैप्टर शुरू हो गया। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये पहला मौका है जब बिहार में भाजपा से कोई सीएम बना है। इसके साथ जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ ली। ये दोनों उप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। आखिर क्यों है ये खास, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। सम्राट चौधरी 24वें व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। साथ ही ये पहला मौका है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बना है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी ने बुधवार को राजभवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके अलावा जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में सम्राट चौधरी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। साथ ही पीएम ने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में जनता जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सम्राट चौधरी के पास भारतीय जनता पार्टी में संगठन से लेकर सरकार तक का समृद्ध अनुभव है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे प्रदेश में वित्त और गृह मंत्रालय जैसे अहम पद संभाल चुके हैं। साल 2000 में परबत्ता से पहली बार विधायक चुने गए सम्राट चौधरी फिलहाल तारापुर सीट से विधायक हैं। इसके अलावा वे बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। वे बिहार में खेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। 2023 में सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2024 में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। सीएम पद की शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी को मंगलवार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका अभिनंदन, उनको बधाई, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को। नीतीश जी ने जो विकास यात्रा शुरू की उसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं सम्राट जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। वहीं डिप्टी सीएम का कार्यभार संभालने वाले विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी बेहद अनुभवी नेता हैं। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम 1990 से बिहार की हर कैबिनेट में शामिल होने का रिकॉर्ड है। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के बाद पटना स्थित मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया।
साथ ही उन्होंने बिहार के हित को सर्वोपरि रखते हुए कर्तव्य पालन करने की भी बात कही। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बिहार की नई सरकार में विभागों का बंटवारा आखिरकार तय हो गया है। नई व्यवस्था के तहत नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों डेप्यूटी सीएम के बीच अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी बांटी गई है, जिससे सरकार के कामकाज को गति देने की कोशिश की गई है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास रखी है। उन्होंने कुल 29 विभाग अपने पास रखे हैं, जिनमें बेहद अहम गृह विभाग भी शामिल है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन विभाग, कृषि और पथ निर्माण विभाग भी सीएम सम्राट चौधरी के पास ही हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के पास 10 विभाग और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 8 विभाग रहेंगे। पांच दशकों के लंबे और खूनी संघर्ष के बाद भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर राज्यों को सूचित किया है कि अब देश का एक भी जिला नक्सल प्रभावित श्रेणी में नहीं आता। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुए वामपंथी उग्रवाद के इतिहास में ये पहली बार है जब केंद्र ने आधिकारिक तौर पर देश को नक्सल हिंसा मुक्त घोषित किया है। नक्सल प्रभावित जिलों के पुराने वर्गीकरण को खत्म करते हुए मंत्रालय ने अब विकास और सुरक्षा की निरंतरता के लिए 2 नई श्रेणियां बनाई हैं। सरकार ने इन 37 जिलों को विरासत एवं विकास केंद्रित श्रेणी में रखा है। ये वो जिले हैं जो अब पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त हैं, लेकिन सालों तक हिंसा झेलने के कारण यहाँ सुरक्षा और विकास के कार्यों को जारी रखना आवश्यक है ताकि समस्या दोबारा न पनपे। इनमें छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बिहार के गया और जमुई जैसे जिले शामिल हैं। पूरे देश में केवल एक जिले को चिंताजनक जिले की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम इकलौता ऐसा जिला है जहां हिंसा पर काबू पा लिया गया है और संगठन को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन निकट भविष्य के लिए यहां सघन सुरक्षा और विकास की निगरानी की आवश्यकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 दशकों में वामपंथी उग्रवाद ने 17,000 से अधिक लोगों की जान ली थी, जिनमें नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। नक्सलियों ने नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक लिबरेटेड कॉरिडोर बनाने का असफल प्रयास किया था। 27 मार्च की पिछली समीक्षा तक केवल छत्तीसगढ़ का बीजापुर और झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम ही हिंसा प्रभावित जिलों की सूची में थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। असम सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने खेड़ा से 3 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि अगर राहत चाहिए तो सही न्यायिक मंच का रुख करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी कांग्रेस की कानूनी चालबाजी पर करारा प्रहार बता रही है। मामला असम में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने का केस दर्ज हुआ। गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया और वहां से उन्हें 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन असम सरकार ने इसे फोरम शॉपिंग यानी मनचाहा कोर्ट चुनने की कोशिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला असम का है, एफआईआर असम में दर्ज हुई है, तो फिर तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका क्यों? मेहता ने दलील दी कि ये न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और आरोपी अपने हिसाब से मंच चुनने की कोशिश कर रहा है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि याचिका में ये नहीं बताया गया कि पवन खेड़ा असम हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसी दलील को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि पवन खेड़ा अगर अग्रिम जमानत चाहते हैं तो उन्हें असम के अधिकार क्षेत्र वाली अदालत का रुख करना चाहिए। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांगा है और तब तक तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। इस फैसले के बाद अब असम पुलिस के लिए कार्रवाई का रास्ता भी खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी न्यायिक प्रक्रिया की जीत और कांग्रेस के लिए
बड़ा झटका बता रही है। वहीं अब सबकी नजर इस बात पर है कि पवन खेड़ा आगे क्या कदम उठाते हैं और क्या उन्हें असम की अदालत से राहत मिल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने बुधवार को हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई फंड और विदेशी वित्तीय लेन देन से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर की जा रही है, जिसमें मित्तल के घर, फार्म हाउस और शैक्षणिक संस्थान भी जांच के दायरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत की जा रही है। जालंधर और उसके आसपास के इलाकों और गुरुग्राम में करीब 8 से 10 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीमें अशोक मित्तल के आवास, फार्म हाउस और अन्य परिसरों में दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस कार्रवाई के दायरे में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का परिसर भी शामिल है, जहां ईडी की टीम फंड से जुड़े दस्तावेजों और लेन देन की जांच कर रही है। इसके अलावा गुरुग्राम स्थित ट्रेड कॉलेज ऑफ बिजनेस और मास्टर यूनियन कॉलेज ऑफ बिजनेस जैसे संस्थानों की भी तलाशी ली गई। अधिकारियों के मुताबिक इन संस्थानों के कुछ विदेशी वित्तीय लेन देन जाँच के घेरे में है और तलाशी के दौरान कुछ लोगों के प्रारंभिक बयान भी दर्ज किए गए हैं। अशोक मित्तल पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं कुलाधिपति भी हैं। हाल ही में उन्हें राज्यसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने राघव चड्ढा की जगह जिम्मेदारी संभाली। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब उन्हें पार्टी में नई भूमिका सौंपी गई है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जहां कार्रवाई की आलोचना की है और केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस को पंजाब में आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। कभी भी आपने देखा होगा, भाजपा अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर रेड करती है, किसी भी नेता पे रेड करती है, तो उनका पर्पस क्या रहता है? चुनाव में विघ्न डालना, लोगों के काम को रोकना। हमें तो जेल कितनी बार भेज दोगे, हम आम आदमी पार्टी वाले जेल से डरते नहीं हैं। समझ में नहीं आता कि कहीं भी जांच एजेंसी अपना काम करती है तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को परेशानी क्या होती है। दिक्कत क्या है, अरविंद केजरीवाल संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं करते, उनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, उनको कानून पे भरोसा नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर आपके व्यक्ति ने गलत नहीं किया या आपने गलत नहीं किया तो जांच एजेंसी वापस चली जाएगी। अगर गलत किया है तो फिर उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रही है। देखो, ये तो लोगों को पता ही था कि अब कुछ ना कुछ पंजाब में इलेक्शन आएंगे और एजेंसीज जो हैं, जो बीजेपी जिस प्रकार से उनको कहती है उस प्रकार से वो काम करते हैं। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और एजेंसी वित्तीय दस्तावेजों और लेन देन की गहन पड़ताल में जुटी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्रवाई का पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध कोयला खनन और चोरी की चल रही जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसमें एजेंसी ने 159 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी को अवैध खनन का काम एक ऐसे गिरोह द्वारा किए जाने की जानकारी मिली जिसका नेतृत्व अनूप माझी उर्फ लाला कर रहा था। पश्चिम बंगाल की कुछ लाभार्थी कंपनियां जानबूझकर अवैध रूप से निकाले गए कोयले को नकद में खरीदती पाई गईं, जिससे वो अपराध से प्राप्त आय को छिपाने और उसे वैध आय के रूप में दिखाने में मदद कर रही थीं। गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। इस मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा समेत 9 आरोपियों को समन जारी किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा सहित 9 आरोपी 16 मई को अदालत में पेश हों। ये मामला हरियाणा के शिकोहपुर क्षेत्र में भूमि सौदे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा की ओर से अदालत में ये दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। उनके वकील ने कोर्ट से ये भी आग्रह किया था कि ईडी द्वारा दाखिल
चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। गौरतलब है कि ईडी ने 17 जुलाई 2025 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें शिकोहपुर भूमि सौदे में अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिन लोगों और कंपनियों को समन जारी किया है उनमें रॉबर्ट वाड्रा के अलावा केवल सिंह विर्क भी शामिल हैं। साथ ही कई कंपनियों के निदेशकों को भी तलब किया गया है, जिनमें स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, लंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और SGY प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। शिकोहपुर लैंड स्कैम में बड़ा एक्शन, रॉबर्ट वाड्रा समेत 9 आरोपियों को कोर्ट का समन। अब इस मामले में 16 मई को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। बता दें कि गुरुग्राम का शिकोहपुर लैंड स्कैम, जिसे अक्सर रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील के रूप में जाना जाता है, 2008 का एक हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें मुख्य आरोप यह है कि तत्कालीन हरियाणा सरकार के प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन के सौदों में भारी मुनाफा कमाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा 2026 के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। परीक्षा में 24,71,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 93.70% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस बार भी 10वीं की परीक्षा में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा। 92.69% लड़कों के मुकाबले 94.99% लड़कियां 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। केंद्रीय विद्यालयों के सबसे अधिक 99.57%, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालयों के 99.42% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। क्षेत्रवार नतीजे की अगर बात करें तो त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा क्षेत्र के छात्रों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा के 99.79%, चेन्नई के 99.58%, बेंगलुरु के 98.91%, पश्चिमी दिल्ली के 97.45% और पूर्वी दिल्ली के 97.33% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। दरअसल NEP 2020 की सिफारिशों के मुताबिक इसी साल से CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जा रही है। दूसरी परीक्षा मई के महीने में आयोजित होगी। जो छात्र मुख्य परीक्षा के अंक से संतुष्ट नहीं हैं, वो मई में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होकर अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकते हैं। छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की अनुमति दी जाएगी। छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट जून में दूसरी परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। शबरीमाला मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आस्था के मामलों में कोई निष्कर्ष देना कोर्ट के लिए एक पेचीदा मामला है। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती लाखों लोगों की आस्था को गलत ठहराना है। बुधवार की सुनवाई में सबरीमाला मंदिर का प्रबंध संभालने वाले त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि एक धर्म के भीतर संप्रदायों की अपनी अपनी परंपराएं हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि उस परंपरा को पूरे धर्म की एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास मानकर समीक्षा की जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस MM सुंदरेश ने सवाल उठाया कि क्या अदालतें लाखों लोगों के प्रतिनिधियों का पक्ष सुने बिना सबरीमाला जैसे मामलों पर फैसला कर सकती थीं। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने टिप्पणी की कि किसी धर्म में सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर ऐसे बदलाव नहीं लाए जा सकते जो धर्म को खोखला कर दें। बता दें कि 9 जजों की संविधान पीठ धार्मिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कानूनी मुद्दों पर सुनवाई कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2018 के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से सभी उम्र की महिलाओं को केरल में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ विभिन्न शक्तियों और संगठनों ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारी शक्ति महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा, जो आने वाले 100 वर्षों में देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला ये विधेयक पहले कई बार अटकता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे संभव बनाया गया। उन्होंने बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश की 50% महिला आबादी की भागीदारी के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है और आने वाले समय में ये कानून महिला नेतृत्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि 2029 तक इसके लागू होने के बाद संसद में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी। कार्यक्रम में अभिनेत्री रवीना टंडन सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रहीं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत लखनऊ में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली 1090 चौराहों से शुरू होकर मुख्यमंत्री आवास होते हुए विधानसभा तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार के प्रयासों को सराहा। इस रैली का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनकी सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। रैली में शामिल महिलाओं ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और प्रधानमंत्री मोदी को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। रैली में शामिल महिलाओं ने 33% महिला आरक्षण के लिए सरकार का आभार भी व्यक्त किया और इस कदम को महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना। रैली ने यह भी दिखाया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं जो उनकी सुरक्षा, शिक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित कर रही हैं। महिलाओं में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला, जिससे साफ पता चलता है कि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया है। ये कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स के प्लांट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने इस कारखाने से तैयार होकर निकली 10 लाखवीं गाड़ी आधुनिक इलेक्ट्रिक बस को फ्लैग ऑफ किया। ये मील का पत्थर टाटा मोटर्स के इस प्लांट ने अपनी स्थापना के करीब 34 वर्षों के सफर में हासिल किया है। इस अवसर पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ा दिन बताया। हमें किसी भी बाहरी तत्व के हस्तक्षेप को अपने ग्रुप के अंदर के मामलों में, अपने समूह के अंदर के मामले में, अपने प्लांट के मामले में उसको किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की छूट नहीं देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे, बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे। और मैं देखता हूं टाटा समूह तो अपने पूरे कार्मिकों के साथ एक परिवार जैसा संबंध रखता है, परिवार का भाव रखता है। उस परिवार भाव को हमें एक साथ आगे बढ़ा करके चलना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया के ताज़ा हालात की जानकारी दी। सरकार ने बताया कि घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति की जा रही है। साथ ही इस प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय जहाज़ों और नाविकों के हालात और भारत के कूटनीतिक रुख के बारे में भी बताया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर सरकार ने देशवासियों को ताज़ा हालात की जानकारी दी। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अहम सूचनाएं लोगों के साथ साझा की गईं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बुधवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि गैस की ऑनलाइन बुकिंग 98% से ज्यादा है। साथ ही बताया गया कि उपभोक्ताओं को 1,34,000 टन एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है। डोमेस्टिक पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है। कमर्शियल सप्लाईज को, एलपीजी सप्लाईज को 70% तक रिस्टोर किया गया है और यहाँ पर भी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज, फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, सीड, एग्रीकल्चर एटसेट्रा को भी प्रायोरिटी दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति पर भारत के रुख को लेकर जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर बात हुई, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति और हॉर्मुज को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत 1.4 अरब देशवासियों की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध स्रोतों से तेल खरीदना जारी रखेगा। We continue to buy oil from diversified sources, keeping in mind the energy security needs of 1.4 billion people, as also the situation that is obtained in the international market and the global situation that we have to deal with. साथ ही प्रेस वार्ता में भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा से जुड़े ताजा हालात के बारे में भी बताया गया। इस दौरान सरकार ने आश्वासन दिया कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और उनसे संवाद लगातार जारी है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया संघर्ष के देश के लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों पर पड़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए भी केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी साझा करते हुए लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर रजनीश ने बताया कि वो एमएसएमई के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके साथ ही एमएसएमई में 20 लाख नए पंजीकरण किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की ओर से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टर रजनीश ने बताया कि आरबीआई ने बिना गारंटी के ऋण देने की सीमा बढ़ा दी है। पहले ये सीमा 10 लाख रुपये तक थी, अब इसे 2 गुना कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी के ऋण देने की नई सीमा 20 लाख रुपये है और ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो रही है। फरवरी और मार्च महीनों में हमने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल मिलाकर 5,27,000 रुपये से अधिक की ऋण गारंटी दी है और इन ऋण गारंटियों का कुल मूल्य 92,000 करोड़ रुपये से अधिक है। RBI has increased the limit for collateral free lending. Initially this limit was up till rupees 10 lakh. It has been doubled now, and now the new limit is 20 lakh for the micro and small enterprises for collateral free lending, and this has come into effect from 1st of April 2026. In the months of February and March, the total credit guarantees that we have given to the micro and small enterprises is more than 5.27 lakhs, and the total value of these credit guarantees is more than 92,000 crores. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के मात्र भक्ति भरोसा पत्र वितरण कार्यक्रम को चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा जानबूझकर तृणमूल के नेताओं के वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने ममता बनर्जी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि वाहनों की जांच की एक प्रक्रिया है, उसी के तहत इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये तब क्लियर करना कि सेंट्रल फोर्सेस कोई अपने आप किसी का गाड़ी सर्च या रेड नहीं करते हैं। उनके साथ मजिस्ट्रेट होता है या उनके पास पुलिस ऑफिसर होता है, कोई होता है, तब वो ये करते हैं जब उनको निर्देश मिलता है। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी सीनियर लीडर की गाड़ी सर्च आज करने का कोई प्रोग्राम था, नहीं था। हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जब तक कोई अगर मजिस्ट्रेट के पास किसी का खबर है या किसी के पास की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या एमसीसी वायलेशन हो रहा है, तब वो ऐसे स्टेप ले सकता है। साथ ही राज्य के सीईओ मनोज अग्रवाल ने सीएम ममता बनर्जी के भाजपा द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आती है तो वो कार्रवाई करेंगे। हमारा सिस्टम एकदम क्लियर है। कंप्लेंट आएगी, हम लोग पूरी इंक्वायरी करेंगे एंड ईसीआई को भेजेंगे एक्शन लेने के लिए अगर कोई मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है। जब भी कोई कंप्लेंट आएगा, कोई भी कर सकता है कंप्लेंट। ये कंप्लेंट तो एनी वोटर कैन डू, एनी इंडिविजुअल कैन डू, एनी इंस्टीट्यूशन कैन डू, एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन डू। कोई भी कंप्लेंट ऐसे आएगी कि जहाँ मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है, वहाँ पूरी इंक्वायरी कराई जाती है, डीओ से पूरी इंक्वायरी कराई जाती है, पुलिस से। जो भी रिपोर्ट आती है वो हम लोग 100% अपना माइंड अप्लाई करके ईसीआई के पास भेजते हैं। फ्रांस की सीनेट के फ्रांस भारत अंतर संसदीय मैत्री समूह ने बुधवार को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने फ्रांस को भारत के सबसे भरोसेमंद और सहयोगी मित्र देशों में से एक बताते हुए दोनों देशों के बीच गहरे और अटूट संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यक्तिगत संबंधों ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने
और मजबूत करने के लिए ऊर्जा प्रदान की है। लोकसभा स्पीकर ने फरवरी 2026 में राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे का स्मरण करते हुए इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाना दोनों देशों के बीच बढ़ते आपसी विश्वास और सहयोग को दर्शाता है। वहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में महिलाओं के 36% से अधिक के सार्थक प्रतिनिधित्व की प्रशंसा करते हुए ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि भारत भी शासन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार विधिक और संस्थागत प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि जमीनी लेवल पर खासकर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा रहा है। ओम बिरला ने शिष्टमंडल को बताया कि नवनिर्मित संसद भवन में पारित हुआ पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, जो निर्वाचित विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये ऐतिहासिक कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और सबको साथ लेकर चलने वाले शासन के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही ओम बिरला ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के फ्रांस दौरे का स्मरण करते हुए उस अवसर पर फ्रांस की ओर से आतंकवाद की स्पष्ट शब्दों में निंदा किए जाने की सराहना की। उन्होंने निरंतर समर्थन और सहयोग देने के लिए फ्रांसीसी शिष्टमंडल के सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को दिल्ली में सीनेटर मिरेल जो के नेतृत्व में आए फ्रांसीसी सीनेट के फ्रेंडशिप ग्रुप के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने और भविष्य की रणनीतिक दिशा तय करने पर चर्चा हुई। मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संसदों के बीच निरंतर संवाद न केवल संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देगा। ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टोकर बुधवार को अपनी पहली 4 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके आगमन के कुछ ही समय बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। चांसलर स्टोकर की यह पहली एशिया यात्रा भी है जो वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। बैठक की तस्वीरों को विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए कहा कि चांसलर स्टोकर से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली वार्ता से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। नेपाल की नवगठित बालेंद्र शाह की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 2006 से अब तक के सार्वजनिक पदाधिकारियों की संपत्तियों की जांच के लिए आयोग गठित करने का फैसला किया है। सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि 5 सदस्यीय संपत्ति जांच आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र कुमार भंडारी करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।